नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से बिडन एकेडमी बूचावास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। और बच्चों अपने क्लास 12th का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे साइंस का, जिसमें चैप्टर अपना रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार है जैसे संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, अवक्षेपण पढ़ चुके हैं। लगभग 5 अपने अभिक्रियाएं पढ़ चुके हैं और छठी जो अपने पास अभिक्रियाएं आती है वो आती है बच्चों अपने पास ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। पहले अपने पास बच्चों 6 नंबर आती है ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती हैं बच्चों जो उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी त्याग करती हैं, या फिर अपने ऐसे कह सकते हैं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है क्या कहलाती है बच्चों? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रियाएं होती है बच्चों? अपने कह सकते हैं वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर वो संपन्न हो रही है, जो उत्पाद उसमें बन रहे हैं उन उत्पाद के साथ अगर ऊर्जा भी मुक्त हो रही है तो बच्चों कौन सी अभिक्रिया होगी? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होगी। जैसे हमने सर्वप्रथम एक एग्जाम्पल पढ़ा था संयोजन अभिक्रिया के अंदर, जिसमें कार्बन, जिसमें अपने पढ़ा था बच्चों कि जो अपने कैल्शियम ऑक्साइड है या फिर उसको अपने बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, अगर उसको जल के अंदर डालते हैं तब बच्चों बुझे हुए चूने का निर्माण होता है। उस पात्र को हम अगर छूकर देखते हैं तो पात्र गर्म हो जाता है। जैसे अपने बात करते हैं एग्जाम्पल की बात करें तो अपने पास कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को अपने बोलते हैं बच्चों बिना बुझा हुआ चूना या नॉर्मल भाषा में कड़ी बोलते हैं इसको। जब इस कड़ी को अपने किसके अंदर डालते हैं बच्चों? जल के अंदर डालते हैं, तब आपने देखा होगा एक तो सू सू की ध्वनि उत्पन्न होती है, साथ में जिस पात्र के अंदर आपने कड़ी डाली है उस पात्र को छूकर देखना, आपको वो पात्र गर्म मिलेगा। गर्म क्यों मिलेगा? क्योंकि वहां पर बच्चों क्या उत्पन्न हो रही है? ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया संपन्न हो रही है। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल के अंदर डालते हैं तो बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये अपने पास क्या है बच्चों? कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, या इसको अपने बोलते हैं बिना बुझा चूना। ये जल है। जब इस कैल्शियम ऑक्साइड को जल के अंदर डालते हैं तो बच्चों बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। या फिर इसको अपने बोलते हैं बच्चों बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। अब ये जो बुझा हुआ चूना या कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड बन रहा है, इसमें साथ में बच्चों क्या मुक्त हो रही है? ऊर्जा मुक्त हो रही है। साथ में क्या मुक्त हो रही है बच्चों? ऊर्जा मुक्त हो रही है। अतः ये कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अब देखो इसमें अपने अगर आज से पता नहीं चलता है तो आप देखना कोई भी अभिक्रिया करवा लेना, कोई भी पात्र ले लेना, उस पात्र के अंदर किसी भी प्रकार की अभिक्रिया करवा लेना, रासायनिक अभिक्रिया हो। जब वो पात्र अगर आपको ठंडा लगता है तब समझ लेना उसमें क्या हो रही है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो रही है। अगर वो पात्र आपको गर्म महसूस होता है तब उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। इसी प्रकार अपने जब शोषण लेते हैं, शोषण के अंदर क्या होता है बच्चों? C6H12O6 ग्लूकोज है। इस ग्लूकोज का विघटन होता है किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसका विघटन होगा तो बच्चों CO2 बनेगी और साथ में जल बनेगा, और साथ में क्या बनती है बच्चों? ऊर्जा बनती है। और इस ऊर्जा का उपयोग अपना शरीर कार्य करने के लिए उपयोग में ले लेता है।
अपने पास क्या बन गई बच्चों, यहाँ पर CO2 बन गई, साथ में क्या बन गई, यहाँ पर जल के अणु बन गए। यहाँ पर अभिक्रिया कौन सी हो रही है, ग्लूकोज है, और इस ग्लूकोज के साथ अपने बात करें, ग्लूकोज के साथ यहाँ पर क्या मिली है बच्चों, ऑक्सीजन मिली है। जब श्वसन की अभिक्रिया की अपने बात करें तो ग्लूकोज के साथ जब अपने ऑक्सीजन मिलती है तब बच्चों अपने कौन सी अभिक्रिया होती है, उसमें क्षेपीय अभिक्रिया होती है, या फिर अपने श्वसन कह सकते हैं इसको, जिसमें CO2 बनती है और H2 बनता है, साथ में ऊर्जा मुक्त होती है। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें बच्चों क्या मुक्त हो रही हो, ऊर्जा मुक्त होती हो, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रियाएं कहलाती है। उसके बाद अपने बात करते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की। हाँ, तो अपने बच्चों ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया पढ़ रहे थे जिसमें क्या हो रही है, ऊर्जा की मुक्ति हो रही है। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल अपने और ले लेते हैं, जो अपने प्राकृतिक गैस है CH4 है, अगर वो जल रही है तो भी बच्चों ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है। जैसे अपने एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल और दे रखा है, उसकी अपने बात कर लेते हैं, CH4+2O2 ये प्राकृतिक गैस है बच्चों, ये भी जब जलेगी तो क्या मुक्त करेगी, ऊर्जा की मुक्ति करेगी। तो इसमें बच्चों जब ये CH4 को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो CO2 और साथ में जल की यहाँ पर प्राप्ति होती है, प्लस H2O, और प्लस में क्या बनेगी बच्चों, ऊर्जा बनेगी, यानी ऊर्जा मुक्त होगी। और ऊर्जा मुक्त होगी तो कौन सी अभिक्रिया होगी बच्चों, अपने ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी। सॉरी, यहाँ CO2 प्राप्त होगी, CO2 प्लस 2H2 प्राप्त होगी, ऊर्जा मुक्त होगी। इसी प्रकार जो अपने एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल देखा है, जब साग सब्जियां नष्ट होती हैं, कंपोस्ट बनता है, उस समय भी बच्चों ऊर्जा मुक्त होती है। तो वो अभिक्रिया भी कौन सी होती है बच्चों, ऊष्मा क्षेपी होती है। यानी साग सब्जियों से कंपोस्ट का निर्माण, से कंपोस्ट का निर्माण, ये भी किसका एग्जाम्पल है बच्चों, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया का है। तब आपको एक बात पता चल गई हो कि ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कौन सी होंगी बच्चों, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया वे अभिक्रिया होंगी जिनमें क्या मुक्त हो रही हो, साथ में ऊर्जा मुक्त हो रही हो। कोई भी अपने एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हो, लेकिन साथ में क्या होनी चाहिए बच्चों, ऊर्जा मुक्त होनी चाहिए। ऊर्जा मुक्त हो रही है तो वो अभिक्रिया कौन सी होगी बच्चों, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होगी। या फिर अपने ऐसे कह सकते हैं, अगर आपको कोई भी रासायनिक समीकरण दे दे और उसमें उत्पाद के साथ में प्लस लगा के ऊर्जा शब्द मिले तो समझ लेना वो ऊष्मा क्षेपी है। अगर अभिकारक के साथ में ऊर्जा शब्द मिले तो बच्चों समझ लेना वो कौन सी है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। दूसरी अभिक्रिया अपने चलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। भाई ऊष्मा पता चल गया आपका, शोषी का मतलब शोषण करना, उसको अवशोषित करना। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है कौन सी कहलाएंगे बच्चों, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाएंगे। यानी इसकी डेफिनेशन अपने दे सकते हैं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्या हो बच्चों, ऊष्मा अवशोषित हो। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण हो। ऊष्मा का क्या होना चाहिए बच्चों, अवशोषण होना चाहिए। जैसे अपने अपघटन, विघटन या वियोजन अभिक्रिया पढ़ी थी, जिसमें हमने प्रकाश अपघटन भी पढ़ा था, विद्युत अपघटन पढ़ा था। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो उसके अंदर बच्चों हमने उसमें विघटन पढ़ा था। अब जो भी विघटन वाली अभिक्रिया जिसमें हम क्या कर रहे हैं, या तो प्रकाश के द्वारा ऊर्जा दे रहे हैं, या ऊष्मा के द्वारा ऊर्जा दे रहे हैं, या फिर विद्युत के द्वारा ऊर्जा दे रहे हैं, तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा दी जाती है, या फिर वो रासायनिक अभिक्रिया जो ऊर्जा अवशोषित करती हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। इसके एग्जाम्पल अगर आपके याद नहीं रहते हैं तो आप जितने भी वियोजन में या अपघटन में एग्जाम्पल्स पढ़े थे वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो पहले अपने बात करते हैं, हमने जो सिल्वर क्लोराइड था उसको बच्चों कहाँ रखा था, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा था। तब ये किस में बदल गया था बच्चों, ये सिल्वर में और क्लोराइड में चेंज हो गया था। कहाँ रखा था हमने बच्चों,
प्रकाश की उपस्थिति में। अब इसमें प्रकाश के द्वारा हमने क्या दी थी बच्चों, ऊर्जा दी थी, यानी इस अभिक्रिया ने क्या किया था, ऊर्जा को अवशोषित किया था, ऊर्जा को अवशोषित किया, अवशोषित करने के बाद क्या बना बच्चों, उत्पाद बना। तो यहाँ पर क्या हुई, ये अवशोषण या उष्मा शोष्य अभिक्रिया हो गई। इसी प्रकार हमने सिल्वर ब्रोमाइड की अभिक्रिया भी देखी थी, इसमें भी हमने क्या दिया था बच्चों, प्रकाश दिया था, इसको प्रकाश के द्वारा इसने उष्मा ग्रहण की थी, इसमें भी क्या बना था, सिल्वर बना था प्लस ब्रोमीन बनी थी। इसी प्रकार एक अभिक्रिया हमने पढ़ी थी बच्चों CaCO3, इसको हमने क्या दी थी, उष्मा दी थी। उद्योगों में क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को बहुत ज़्यादा ताप पर गर्म करते हैं, जिससे क्या बन जाती है बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है प्लस CO2 गैस बनती है। यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं, ये प्रकाश के द्वारा ऊर्जा दे रहे हैं, यहाँ पर अपने उष्मा के द्वारा ऊर्जा दे रहे हैं। इसी प्रकार विद्युत अपघटन अभिक्रिया पड़ी थी, उसमें भी अपने क्या दे रहे थे, उष्मा दे रहे थे। यानी वे रासायनिक अभिक्रिया जो उष्मा ग्रहण करके उत्पाद का निर्माण करती है, उष्मा शोष्य अभिक्रिया कहलाती है। तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कौन सी, जो उष्मा का त्याग करती हैं, और शोषी कौन सी, जो उष्मा का अवशोषण करती हैं। अब अपने पास 8 नंबर अभिक्रिया अपने पास आती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अब अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कौन सी होती है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो केवल एक दिशा में चलती हैं। अगर दिशा में चलती हैं यानी जिसमें अपने क्या करें, उत्पाद विकारक से उत्पाद तो प्राप्त कर लें, लेकिन पुनः उत्पाद से अभिकारक प्राप्त नहीं कर पाते। इसमें अपने क्या बता सकते हैं, ये अभिक्रियाएं केवल एक दिशा में चलती हैं, केवल एक ही दिशा में चलती हैं, एक दिशा में चलती है। जैसे बच्चों अपने बात करते हैं, हमारे पास लकड़ी का जलना हो गया, कार्बन ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा और क्या बन जाएगा बच्चों, CO2 बन जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। अब ऐसी आज तक कोई प्रोसेस नहीं बनी है जिसमें अपने CO2 से वापस क्या प्राप्त कर लें, कार्बन और ऑक्सीजन प्राप्त कर लें। यानी ये किस दिशा में चल रही है बच्चों, अगर दिशा में चल रही है। यानी वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से, ये क्या है अपने पास, अभिकारक है, ये कार्बन भी अभिकारक है और ये ऑक्सीजन भी क्या है, अभिकारक है, ये अभिकारक है, और ये हमारे पास क्या है बच्चों, उत्पाद है। तो अपने कह सकते हैं वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक से उत्पाद तो बन जाता है, लेकिन उत्पाद से पुनः अभिकारक नहीं बन सकता, वे कौन सी अभिक्रिया कहलाती हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती हैं। या फिर अपने कह सकते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं केवल एक दिशा में चलने वाली होती हैं। उसके बाद आती है बच्चों अपने 9 नंबर उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अब उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होगी, अनुत्क्रमणीय में केवल एक दिशा में चल रही है, लेकिन उत्क्रमणीय में अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है, या कह सकते हैं अपने ये अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में चलती हैं। ये अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं, दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। अब दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, दोनों दिशाएं कौन सी हैं बच्चों, दोनों दिशाएं होती हैं अगर व पश्च, दोनों दिशाओं में संपन्न हो रही है। जैसे अपने जल के विद्युत अपघटन की बात कर लेते हैं, हमने बात की थी जब जल को विद्युत अपघटन करते हैं या विद्युत अपघटन विधि के द्वारा इसको विखंडित करते हैं, तब क्या बनेगा बच्चों, इसमें से हाइड्रोजन बन जाती है, H2+ O2, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन गई। ये जब बनी है तो ये कौन सी दिशा है बच्चों, अगर दिशा है, यानी अगर दिशा में संपन्न हो गई, H2 से क्या बन गई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन गई। लेकिन जैसे विद्युत धारा का प्रवाह है बंद किया, तो ये बच्चों अपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन पुनः मिलकर किसका निर्माण कर लेती है, जल का। जब ये इस साइड अभिक्रिया चलेगी तो इसको बोलेंगे अपने पश्चिम दिशा। तो ये अगर दिशा में भी चल रही है और पश्चिम दिशा में भी चल रही है। तो अपने कह सकते हैं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो अगर दिशा में और पश्चिम दिशा दोनों दिशाओं में चलती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। या फिर अपने ऐसे कह सकते हैं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक से उत्पाद प्राप्त हो जाता है और उत्पाद से पुनः अभिकारक प्राप्त हो जाता है, वे क्या कहलाती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे हमारे पास नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है,
इसको अपने क्या करते हैं बच्चों, जब संघनित करवाते हैं तब हमारे पास अमोनिया प्राप्त हो जाएगी, 2NH3 हमारे पास प्राप्त हो जाएगी। लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे, अगर फिर से इसको विघटित करना चाहें तो ये जो अमोनिया है ये वापस हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में टूट जाएगी। यानी ये अभिक्रिया भी किस दिशा में होगी बच्चों, अगर दिशा में वापस चलेगी तो पश्च दिशा में हो जाएगी। तो ये दोनों अभिक्रिया, पहली अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय जो केवल एक दिशा में चलती है, अगर दिशा में उत्क्रमणीय अगर और पश्च दोनों दिशाओं में चलती है, यानी अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से पुनः अभिकारक प्राप्त हो जाता है। यहां तक समझ में आ गया। ये अपने अनुत्क्रमणीय उत्क्रमणीय होगी। लास्ट अपने अभिक्रियाएं बचती है ऑक्सीकरण वाली। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने अगली अभिक्रिया की बात करते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट अपने पास अभिक्रिया आती है बच्चों ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण या इसको अपने बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया कौन सी होती है बच्चों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया की अगर हम बात करते हैं तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है। ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। अगर ऑक्सीजन हट रही है तो बच्चों कौन सी अभिक्रिया होगी, अपचयन अभिक्रिया होगी। एनसीईआरटी में हमारे ऑक्सीकरण के लिए बच्चों एक शब्द मिलता है उपचयन, या फिर इसको बोलते हैं अपने उपचयन अभिक्रिया। ये एनसीईआरटी में शब्द अपने आरबीसी में ऑक्सीकरण शब्द मिलता है और ज्यादातर अपने बात करें तो ऑक्सीकरण शब्द ही मिलता है, लेकिन एनसीईआरटी में ऑक्सीकरण की जगह आपको उपचयन शब्द मिलेगा, उपचयन अभिक्रिया। अब अपने इसकी बता सकते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें बच्चों क्या होता हो, ऑक्सीजन का योग होता हो, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। लेकिन ऑक्सीकरण और अपचयन को अपने बच्चों साथ साथ लेके चलेंगे। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं होती हैं, दो अभिक्रियाएं, दोनों को साथ लेके चलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और इधर ले लेते हैं बच्चों अपने अपचयन अभिक्रिया। 10 नंबर अपचयन अभिक्रिया। अपने दोनों अभिक्रियाओं को जब एक साथ लेके चलेंगे तब बच्चों अपने को ज्यादा समझ में आएगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया, सबसे पहले अपने इसमें डिफरेंस हो जाएगी, साथ में दोनों अपने अभिक्रियाएं भी समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले अपने बात करते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया कौन सी होती है। तो इनमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, संयोग होता है। अपने डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है कौन सी कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जांपल अपने दे सकते हैं, हमारे पास क्या है बच्चों, ये मैग्नीशियम है, Mg है, इसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है बच्चों, संयोग। संयोग का मतलब योग हो रहा है, जुड़ रही है, या फिर अपने कह सकते हैं ऑक्सीजन का जुड़ना है, ऑक्सीकरण है। तो यहां पर मैग्नीशियम है प्लस इसके साथ क्या जोड़नी है हमें, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ेगी, ऑक्सीजन जुड़ेगी तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ये क्या बन गया बच्चों, मैग्नीशियम में ऑक्साइड बन गया। क्या जुड़ गई, ऑक्सीजन जुड़ गई तो कौन सी अभिक्रिया होगी बच्चों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। अब अपचयन अभिक्रिया की बात करें ना तो बच्चों इसमें क्या होगा, इसमें O2, जो O2 है वो हटती है, O2 है वो क्या है बच्चों, हटती है। हटने का मतलब अपनी डेफिनेशन इसकी पूर्ण रूप से दे सकते हैं। डेफिनेशन क्या देंगे, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन हटती है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखो यहां पर इसी का उदाहरण ले लेते अपने, मान लो 2MgO था हमारे पास, इससे क्या बन गया बच्चों, हमारे पास मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, यहां पर देखो बच्चों अपने पास ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड था ना, लेकिन इससे ऑक्सीजन हट गई तो मैग्नीशियम बना और ऑक्सीजन अलग प्राप्त हो गई। यह अभिक्रिया कौन सी होगी बच्चों, अपचयन होगी। यह अभिक्रिया अपने पास कौन सी होगी, ऑक्सीजन अभिक्रिया। इसी प्रकार सल्फर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है। ठीक है बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड बन रही है, इस सल्फर के साथ क्या जुड़ रही है, ऑक्सीजन जुड़ रही है ना, तो यह अभिक्रिया कौन सी होगी बच्चों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। इसी प्रकार अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 2KClO3, 2KClO3 अपने बात करें 2KClO3 की, तब बच्चों इसका भी क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। विघटन होगा तो क्या बनेगा, 2KCl बनेगा प्लस 3O2 बन जाएगी। क्या बन जाएगी, 3
O2 बन जाएगी। अब यहाँ पर भी क्या हुआ है बच्चों, यहाँ पर KClO3 था, यहाँ पर क्या होगी बच्चों, ऑक्सीजन पृथक होगी, तो अभिक्रिया कौन सी होगी, अपचयन अभिक्रिया। तो अपने कह सकते हैं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन हट जाती है कौन सी कहलाएगी, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखो यहाँ पर अपने ऑक्सीजन जुड़ रही है, ऑक्सीजन कैसी होती है, ऋण विद्युती होती है। तो ऋण विद्युती तत्व का जुड़ना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो अपने पास 1 नंबर पॉइंट ये हो गया, इसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। 2 नंबर पॉइंट की बात करें तो इसमें यहां पर देख सकते हो ऑक्सीजन जुड़ रही है, ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ऑक्सीजन कैसी होती है, ऋण विद्युती होती है। तो यहां पर अपने कह सकते हैं इसमें ऋण विद्युती तत्व का संयोग होता है, ऋण विद्युती तत्व का संयोग होता है, ऋण विद्युती तत्व का संयोग होता है। तो अपने कह सकते हैं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऋण विद्युती तत्व जुड़ता है या ऋण विद्युती तत्व का संयोग होता है क्या कहलाती है बच्चों, अपने कहलाती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे मैग्नीशियम के साथ अपने जोड़ रहे हैं, ये अपने पास मैग्नीशियम है, इसके साथ हम क्लोराइड जोड़ रहे हैं, तो अपने पास बच्चों मैग्नीशियम क्लोराइड प्राप्त हो रहा है, यानी ये ऋण विद्युती तत्व है किसके साथ, Mg के साथ जुड़ रहा है, यानी क्या हो रहा है बच्चों, ऋण विद्युती तत्व जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब देखो ऑक्सीकरण, यहाँ पर ऑक्सीजन हटती है, ऑक्सीजन कैसी है, ऋण विद्युती, तो अपने कह सकते हैं ऋण विद्युती तत्व का हटना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो अपने कह सकते हैं इसमें ऋण विद्युती तत्व हटता है, ऋण विद्युती तत्व हटता है, ऋण विद्युती तत्व हटता है। तो ऋण विद्युती तत्व का हटना क्या कहलाता है बच्चों, अपचयन कहलाता है। जैसे एग्जांपल की बात करें अपने 2FeCl3 है, 2FeCl3 है, इसमें जो Cl3 अपने क्या है बच्चों, ये क्लोरीन के 3 ऋण विद्युती तत्व हैं, यानी क्लोरीन के ये 3 परमाणु हैं और कैसे हैं, ऋण विद्युती हैं। अगर मान लो ये हैं, इसके साथ अपने H2 की क्रिया करवाते हैं तो बच्चों अपने पास ये FeCl3 है, FeCl3 तो क्या FeCl2 प्राप्त हो जाएगा, 2FeCl3 है तो अपने पास 2FeCl2 प्राप्त हो जाएगा, प्लस में अपने पास क्या बन जाएगा बच्चों, HCl बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन गया अपने पास 2HCl बन गया। यहाँ पर देखो क्लोरीन के कितने 3 परमाणु हैं, यहाँ पर बच्चों कितने 2, यानी एक ऋण विद्युती तत्व क्या हो गया, कम हो गया ना। यहाँ पर क्लोरीन के 3 परमाणु थे, यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, एक कम हो गया, 2 हो गए ना, यानी ऋण विद्युती तत्व क्या हुआ, हट गया। ऋण विद्युत तत्व हट गया तो कौन सी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। 3 नंबर चलते हैं अपने, अब हाइड्रोजन पे लेके चलते हैं। एनसीईआरटी अपने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 2 पर ही दे रखे हैं, लेकिन कुछ एग्जांपल्स एनसीईआरटी में दे रखे हैं जो ऑक्सीकरण और अपचयन के जो 5 प्रकार होते हैं या फिर 5 प्रकार से उनको अपने डिफाइन करते हैं, वो 5 प्रकार के आधार पे इसने उदाहरणें दे रखे हैं। अब बात करते हैं H2 का त्याग। अब देखो बच्चों, अगर ऋण विद्युती तत्व जुड़ रहे हैं ना तो धन विद्युती तत्व हटेगा। तो अपने नेक्स्ट बता सकते हैं हाइड्रोजन का हटना। हाइड्रोजन का हटना भी क्या है, हाइड्रोजन का हटना भी क्या होता है बच्चों, ऑक्सीकरण होता है। जब हाइड्रोजन हट रही है तब बच्चों हाइड्रोजन का हटना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे अपने पास है बच्चों 2H2S, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है 2H2S है, प्लस इसके साथ यदि हम अभिक्रिया करवाएं ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाएं तो बच्चों हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, 2H2S है, इससे हमारे पास जल प्राप्त हो जाएगा, साथ में सल्फर पृथक रूप से हो जाएगी, यानी 2H2O प्लस यहाँ पर क्या है बच्चों, अपने सल्फर प्राप्त हो गई अलग से। यहाँ पर देखो बच्चों हाइड्रोजन सल्फाइड है, यहाँ पर केवल सल्फर मुक्त हो गया, यानी सल्फर से क्या होगा बच्चों, हाइड्रोजन हट चुका है, तो ये अभिक्रिया कौन सी होगी बच्चों, ये अभिक्रिया होगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसी प्रकार अपने पास एथेनॉल की बात करते हैं, CH3CH2OH, CH3CH2OH, अपने पास क्या है बच्चों, एथेनॉल है। इस एथेनॉल को अगर इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दें अपने, तब बच्चों एथेनॉल का निर्माण होता है, और जो एथेनॉल बनती है बच्चों उसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन कम हो रहा है, तो अपने पास क्या कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। जैसे CH3CHO प्लस H2, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, 3
2 5 और एक 6 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कितने परमाणु? 6 परमाणु। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने? 3 और एक 4। कितने परमाणु कम हो गए हाइड्रोजन के? 2 कम हो गए। हाइड्रोजन का क्या हो गया? निष्कासन हो गया, या हाइड्रोजन क्या हो गई बच्चों? हट गई। ये एथेनॉल है, ये एथेनॉल है, और ये क्या बन गई बच्चों? एथेनेल बन गई। ये एथेनॉल एथेनेल क्या होती है अपने कार्बन वाले चैप्टर में बढ़िया तरीके से समझेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन के कितने परमाणु? 3 2 5 और एक 6। यहाँ पर उत्पाद में एथेनेल में कितने? 3 और एक 4 हैं, यानी 2 हाइड्रोजन परमाणु कम हो चुके हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु जब कम हो रहे हैं या हाइड्रोजन हट रही है तो कौन सी अभिक्रिया बच्चों? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब देखो इसका उल्टा, और H2 हट रही है ना, तो बच्चों इसमें क्या होगा? इसमें H2 जुड़ती है, इसमें H2 जुड़ती है। H2 जुड़ेगी तो अपचयन होगा। जैसे अपने एग्जांपल की बात कर लेते हैं बच्चों, हमारे पास आता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथीन है, क्या है बच्चों? एथीन है। इसके साथ अगर हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया करवाते हैं, या फिर अपने इसको बोलते हैं वनस्पति तेल, जब इसके ऊपर हाइड्रोजन की क्रिया करवाएंगे तब बच्चों यहाँ पर निकल उत्प्रेरक काम आता है। तो अपने उत्प्रेरक तो पहले ही पढ़ चुके हैं। अब देखो इसमें से क्या प्राप्त हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये एथेन प्राप्त हो गया, यानी वनस्पति घी अपने को प्राप्त हो चुका है। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन के कितने परमाणु थे? 2 और 2 4 थे, लेकिन यहाँ पर 3 और 3 कितने हो गए? 6 हो गए। वृद्धि कितने की होगी? 2 की। 2 की वृद्धि हुई है, मतलब ये दोनों हाइड्रोजन क्या हुए? जुड़े हैं। तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अगर हाइड्रोजन हट रहा है तब बच्चों कौन सी अभिक्रिया है? तब ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अगर जुड़ रहा है तब कौन सी अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया होती है। इसी प्रकार हम एक एग्जांपल और लेते हैं, क्लोराइड है प्लस H2, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है बच्चों? HCl प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर भी एक क्लोरीन इसके साथ क्या जुड़ा है? हाइड्रोजन जुड़ा है, और किसका निर्माण होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl का निर्माण हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा है, मतलब कौन सी अभिक्रिया हुई है बच्चों? अपचयन अभिक्रिया हुई है। अब नेक्स्ट अपने 4 नंबर पे चलते हैं। 4 नंबर पॉइंट की, हाइड्रोजन हट गया। हाइड्रोजन कैसा था? धन विद्युती था। अगर धन विद्युती तत्व हट रहा है तब बच्चों कौन सी अभिक्रिया होगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। तो अपने कह सकते हैं धन विद्युती तत्व का हटना भी कौन सी अभिक्रिया होती है बच्चों? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। या अपनी परिभाषा दे सकते हैं, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें धन विद्युती तत्व हटता है क्या कहलाती है बच्चों? अपने धन विद्युती तत्व का त्याग हो रहा है तो क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। अब देखो अगर धन विद्युती तत्व जुड़ रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन कैसा है? धन विद्युती तत्व है, तो अपने इसके आधार पर याद रख सकते हैं, इसका 3 नंबर पॉइंट है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखो इसमें से क्या हो रही है? हट रही है, तो इसमें क्या होगा? इसमें धन विद्युती तत्व का योग होता है, धन विद्युती तत्व जुड़ता है, धन विद्युती तत्व जुड़ता है। जैसे अपने एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो जो पोटेशियम आयोडाइड है उसके साथ अगर Cl2 की अभिक्रिया करवाएं प्लस Cl2 की अभिक्रिया करवाएं तो यहाँ पर क्या होगा? धन विद्युती तत्व हटेगा। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होता है? हमारे पास प्राप्त होता है 2KCl प्लस से आयोडीन। आयोडीन यहाँ पर कैसा है बच्चों? धन विद्युती तत्व है। ये अपने पास आयोडीन है, 2KCl प्राप्त हो गया, प्लस में अपने पास क्या प्राप्त हो गया? आयोडीन प्राप्त हो चुकी है। इसी प्रकार इसमें अगर हम बात करते हैं तो अपने पास धन विद्युती तत्व जुड़ता है, यहाँ पर अपने पास क्लोराइड है प्लस इसके साथ Mg जुड़ रहा है, तो क्या प्राप्त होगा? मैग्नीशियम क्लोराइड प्राप्त होता है। तब अपने कह सकते हैं इसमें धन विद्युती तत्व क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। क्लोरीन क्या है? ऋण विद्युती, इसके साथ बच्चों क्या जुड़ा है? मैग्नीशियम जुड़ा है। तो ये कैसी अभिक्रिया हो गई? ये अभिक्रिया होगी अपचयन अभिक्रिया। अब लास्ट इसमें एक एग्जाम्पल अपने एक आधार पे और देखते हैं, 5 नंबर। ये 4 तो आपके समझ में आ गए। 5 नंबर अपने बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन के आधार पे, इलेक्ट्रॉन जुड़े गए हटेगा उस आधार पे अपने बात करें तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें क्या हो? इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता हो, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अपने इसमें कह सकते हैं
इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है या निष्कासन होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है या निष्कासन होता है। जैसे अपने पास सोडियम है, सोडियम Na+ बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा बच्चों, त्याग करेगा। इसी प्रकार मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की बात करें तो Mg+2 बनेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। यदि इसमें अपचयन में बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का योग होता है, इलेक्ट्रॉन का योग होता है, इलेक्ट्रॉन का योग होता है। मतलब जैसे अपने बात करें क्लोरीन की, Cl- है प्लस इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा इसके साथ तो किसका निर्माण कर लेगी बच्चों, ये क्लोरीन का निर्माण कर लेगी। इसी प्रकार इसमें ये एग्जाम्पल भी अपने ले सकते हैं, जैसे Mg+2 है, इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो बच्चों क्या होगा, ये मैग्नीशियम परमाणु का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पर मैग्नीशियम आयन है, 2 इलेक्ट्रॉन जुड़े और मैग्नीशियम बन गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं अपने, इसमें तो क्या हो रहा है, त्याग या निष्कासन हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है, इसका योग हो रहा है। ये अपने हो गई ऑक्सीकरण और अपचयन। अब अपने आती है बच्चों एक रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया या फिर इसको बोलते हैं अपने उपचयन, उपचयन या अपचयन अभिक्रिया, उपचयन या अपचयन अभिक्रिया। अब देखो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं अपने ZnO+ कार्बन, इसकी अभिक्रिया करवा दें, अभिक्रिया करवा दें तो बच्चों क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा Zn+CO। तो ऑक्सीकरण, उपचयन या अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी होती है, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होता हो क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर ZnO है, इसमें ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया Zn, ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण, ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण। यहाँ पर क्या है, कार्बन है लेकिन इसके साथ क्या होगी, ऑक्सीजन, इसका तो सॉरी क्या हुआ, अपचयन हुआ है क्योंकि ऑक्सीजन हटी है और इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी है तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण, इसका क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीकरण। अब अपने पास रेडॉक्स अभिक्रिया को कह सकते हैं वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन और ऑक्सीकरण एक साथ हो क्या कहलाते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। ये रेडॉक्स अभिक्रिया को विस्तार से अपने पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। अभी तक ऑक्सीकरण और अपचयन पढ़ा, इसमें ये अंतर भी हो गया और दोनों की परिभाषाएं भी हो गई, आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज की इस क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में ऑक्सीकरण, ये रेडॉक्स अभिक्रिया के साथ में इसके आगे वाले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।